नमस्कार। एक और आ गया है भारतीय जनता पार्टी का चमत्कार, या कहें कि हमारी सरकार का चमत्कार। एक हम पहले से ही E20 से परेशान हैं, E30 होने जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अब सरकारी वकील साहब कह रहे हैं कि E20 तो अभी एक्सपेरिमेंट पे है 1 साल के लिए, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट पे पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिया गया है। हालांकि उन्होंने किसी और मुकदमे में कहा जहां पर कि ये चर्चा हो रही थी कि जिन लोगों को एल्कोहल सप्लाई का एलोकेशन था, वो एलोकेशन पे उनको कुछ आपत्ति थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। लेकिन 1 साल में ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे है, ये सरकार ने कहा। खैर, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हंगामा होगा, बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पोस्ट करेंगे, माहौल ख़राब बनेगा और इलेक्शन में अच्छा नहीं लगेगा तो सरकार उसको वापस ले लेगी। लेकिन ये तो एक छोटी बात है। बड़ी खबर ये है कि अब दिल्ली में सरकार ने नई ईवी पॉलिसी लाई है। ईवी के नाम से ही हमारे सब के दिमाग में ठप्पे लगा दिए गए हैं और हमको एकदम साफ कर दिया गया है, घुमा फिरा के यहाँ से वहाँ से। ये क्लीन फ्यूल है और ये पर्यावरण के लिए बड़ा अच्छा है, पॉल्यूशन नहीं होता। हमको भी सुन के लगता है कि हमारे साइलेंसर से धुआं नहीं निकल रहा है, तो ये एक ठीक माध्यम है। हमको ये भी लगता है कि भाई साहब इसमें तो बचत ही बचत है, और इसीलिए सरकार ले आई है ईवी पॉलिसी। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस ईवी पॉलिसी से प्रदूषण खत्म करने में मदद मिलेगी या नुकसान होगा, दिल्ली की खुशियां बढ़ेंगी या दिल्ली की ज़िंदगी नरक होने वाली है। किस तरह से बगैर सोचे समझे एक शॉर्ट साइटेड पॉलिसी अफरा तफरी में ऐलान कर दी गई है, जो दिल्ली के लोगों की रातों की नींद मतलब नींद खराब कर सकती है, हराम कर सकती है। सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी पॉलिसी को समझेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिसी को जैसा दिखाया जा रहा है रेखा गुप्ता की उस पॉलिसी से, क्या सचमुच दिल्ली को वो मिलने वाला है या दिल्ली बहुत कुछ ऐसा खो देने वाली है जो पहले से उसके पास में है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। 1 जुलाई से ये पॉलिसी लागू होने वाली है और इसको 31 मार्च 30 तक ख़त्म करना है, ऐसा सरकार ने ऐलान किया है। और इस पॉलिसी में जो ख़ास बातें हैं वो समझ लीजिए। 1 जनवरी से अगले साल की केवल इलेक्ट्रिक ऑटो और हल्के वाहन जो N1 होते हैं, मतलब कि जो टेम्पो वेम्पो वगैरह होते हैं, छोटे लोडिंग व्हीकल या ट्रक, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक वाले ही दिल्ली में रजिस्टर होंगे, अदर देन इलेक्ट्रिक रजिस्टर नहीं होंगे। अगर आप नया ऑटो लेने जाएंगे तो ईवी वाला ऑटो ही आपको सरकार परमिट देगी, पहली चीज़। दूसरा, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों का ही नया पंजीकरण होगा, यानी अगर आप बाइक या मोटरसाइकिल या स्कूटी खरीद रहे हैं तो केवल आप ईवी खरीद पाएंगे। ओला कंपनी के शेयर बढ़ गए होंगे इससे, और आपको पेट्रोल वाला स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह खरीदने की इजाज़त नहीं होगी। अगर होगी तो दिल्ली सरकार में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। हाइब्रिड वाहनों पे कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। जो आजकल गाड़ियाँ आती हैं ना जिसमें पेट्रोल भी है और बैटरी से भी चलती हैं, उन गाड़ियों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सब्सिडी मिलेगी तो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मिलेगी। ईवी पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट दी गई है। 30 लाख तक की कारों पर ये छूट रहेगी। दिल्ली भर में 32,000 चार्जिंग पॉइंट लगाएंगे और अपनी जितने पेट्रोल डीजल गाड़ियां हैं, इन्होंने ये कहा है कि ये जब तक इनकी लाइफ पूरी नहीं हो जाती तब तक ये चलेंगे। यानी पेट्रोल व्हीकल जब तक 15 साल पूरे नहीं कर लेते और डीजल वाले 10 साल नहीं कर लेते। ये अलग बात है कि गडकरी जी की वहाँ से कोई कृपा हो जाए तो सारा रूल बदल जाएगा। बहरहाल ये एक मोटी मोटी पॉलिसी है। इस मोटी में सरकार अभी और समझेंगे इसको, इसका असली एनालिसिस पे हम आएंगे। इसके अलावा इसमें 7,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार खर्च करने जा रही है और इसमें स्क्रैपिंग के प्रोत्साहन के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगर पुरानी गाड़ी स्क्रैप करते हो, जो कार कर रहे हो, तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। मेरी कार तो बिकी 1 लाख रुपए में कुल थी, होंडा सिटी थी, क्योंकि उसको हो गए थे 15 साल। गुजरात के कोई सज्जन ले गए खरीद के। तो इसके साथ साथ चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1,000 करोड़ लगाया जाएगा, यानी जगह जगह चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे और करीब 15,000 करोड़ रुपया सरकार इस पर खर्च करने जा रही है। ये है सरकारी घोषणा और इसको देखकर एक सीधी तस्वीर आती है कि सरकार जो है अब ईवी गाड़ियों को प्रोत्साहन देगी।
डीजल पेट्रोल गाड़ियों से पिंड छुड़ाना चाहती है और इसके ज़रिए जाहिर बात है कि अब पेट्रोल कंट्रोल हो जाएगा। यही हम सबके दिमाग में आता है, यही आता है ना। कुछ और आता हो तो बताइएगा, जो मेरा पुराना वीडियो देखने वाले उनको पता है। खैर, अब एक बड़ा सवाल, भाई ये सब आप कर रहे हो, चार्जिंग पॉइंट लगा रहे हो, पेट्रोल गाड़ी हटा रहे हो, उसकी जगह ईवी गाड़ी ला रहे हो, ट्रक भी ईवी वाले रजिस्टर होंगे, ऑटो भी ईवी वाले रजिस्टर होगा, तो भाई और बहनों ये जो गाड़ियां हैं ये कैसे चलेंगी? निश्चित बात है ये बिजली से चलेंगी। तो इनके लिए बिजली कहाँ से आएगी, इस पे हम जाते हैं। तो कितनी बिजली चाहिए होगी? यानी हमको चाहिए करीब अभी जो बिजली की आवश्यकता है एक्स्ट्रा जो होगी, मैं पूरा कैलकुलेशन बहुत पे जाएंगे तो आप पक जाएंगे, वो कुल मिला के रोज़ाना की 12 से 20 गीगावाट प्रतिदिन होगी। अब ये टेढ़ा हो गया, गीगावाट, आपको पता अपन वीडियो में ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करते। समझ लीजिए 1.2 से लेके 2 करोड़ यूनिट रोजाना की रिक्वायरमेंट होगी। 500 से 800 मेगावाट कब चाहिए होगी? अब यहां पर थोड़ा रुक के ठहरिए। ईवी जब आप खरीदेंगे, जाहिर बात है, तो आप दफ्तर से जब घर आएंगे तो घर में गाड़ी को चार्जिंग पे लगाएंगे। कोई भी व्यक्ति शाम के समय चार्जिंग करेगा या रात में चार्जिंग करेगा, यानी ईवी की चार्जिंग दोपहर को नहीं होगी। बिजली की सप्लाई के जो पीक आवर होते हैं वो शाम को ही होते हैं। ज़्यादा बिजली का कंजम्पशन शाम को होता है, और जिन लोगों को पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता है उनको ये पता है कि सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि बिजली एक तरफ बनती जा रही है, दूसरी तरफ उतनी ही बिजली आपको कंज्यूम करनी है। अगर आप उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, किसी वक्त में आपकी कम बिजली कंज्यूम होती है, किसी में ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो ग्रिड पे लोड बढ़ जाता है। जितनी बिजली आ रही है उतनी बिजली ही खर्च करनी है, तो उसके लिए किसानों को खेत में दे देते हैं, कहीं कर देते हैं, परंतु एक बैलेंस मैनेज करना होता है। और इसीलिए पीक आवर में कई राज्यों में कई जगहों पर अब बिजली महंगी की जा रही है, नॉन पीक आवर में सस्ती की जाएगी। तो ये जो लोड नया आने वाला है ये पीक आवर में आएगा, और ये अतिरिक्त लोड जो है 500 से 800 मेगावाट का अतिरिक्त आ जाएगा शाम के समय। पीक चार्जिंग टाइम पे 1000 से 2000 मेगावाट की अतिरिक्त मांग बिजली की होगी, और ये 3000 मेगावाट तक पहुंच सकती है खास परिस्थितियों में। इस अनुमान के आधार पर आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली में पीक आवर में बिजली की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। ओवरऑल तो बढ़ेगी, और वो डिमांड भी पीक आवर में होगी। अब ये बिजली की मांग जो है इसको पूरा कहाँ से करोगे? तो सीन जो सामने आता है, अभी केवल बिजली की बात, मांग की बात नहीं है, मांग पूरी हो जाएगी इसमें भी रहता है कि होने के बाद भी अगर बिजली आपको मिल भी गई तब भी ये विनाशकारी नीति है। तो इस बिजली की मांग के लिए बिजली मिलने का सिर्फ मसला नहीं है, इस बिजली को पहुंचाने के लिए हर जगह सरकार को अपने बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसका जिक्र कहीं पे इस पॉलिसी में नहीं है। इसका खर्चा ये सोच के ही नहीं चले हैं। कैसे करना पड़ेगा? भाई आपके इलाके में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जब उस पर लोड बढ़ेगा, उस पर ईवी भी चार्ज होंगी, तो उस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जो लाइन आ रही है उस लाइन के अंदर जो तार लगा हुआ है उस केबल की भी एक क्षमता है। अगर आप रिक्वायरमेंट बढ़ाओगे, जो कि 30% अगर आप बिजली ज़्यादा खर्च करोगे, तो आपको वो तार और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करना पड़ेगा। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बैठी हुई ना दिल्ली में अलग अलग, ये सरकार की जान खा जाएंगी कि आपने ये बवाल बढ़ा दिया, अब हमको पैसे लाओ, ये लाओ, फलानिम का। और अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितनी तेजी से सरकार ने ऐलान कर दिया है 1 सितंबर से ये होगा, तो भाई साहब आप समझ लीजिए कभी कहीं ट्रांसफार्मर फटेगा, कभी कहीं केबल जल जाएगी, और आप पूरे समय बिजली की समस्याओं से जूझेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा आपकी रातों की नींद खराब हो सकती है। बहरहाल वर्तमान जो बिजली की पीक आवर की मांग है वो 9000 मेगावाट के आसपास है, और अगर ये नीति आगे, और निश्चित तौर पे सरकार ने जब यही कर दिया है तो ये 11000 मेगावाट तक जा सकती है, यानी 20 से 22% की बिजली की
डिमांड बढ़ जाएगी और पीक आवर में ये डिमांड 30% बढ़ जाएगी। तो भैया आपने अफलातूनी ऐलान तो कर दिया, परंतु आपने ये नहीं बताया कि कितने नए सब स्टेशन लगेंगे, उनकी कॉस्ट कहाँ से आएगी, इस बजट में तो नहीं है। कितने ट्रांसफार्मर अपग्रेड होंगे, किन इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बेटर करनी पड़ेंगी, यानी तमाम सारी चीज़ें। इसके अलावा क्या करोगे आप, बिजली खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे आपको। ठीक है सर। अभी तक तो ये हुआ कि हमने ईवी लगाई और ईवी लगाने के लिए हमको जितनी बिजली की ज़रूरत है उसके कारण हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये हमको पता चल गया। लेकिन आप वापस पहुंचो और ये समझो कि ये पेट्रोल की मोटरसाइकिल आप क्यों हटा रहे हो। आप क्यों चाहते हो कि ऑटो इलेक्ट्रिक वाला चले, अब पेट्रोल से ना चले, सीएनजी से ना चले। अब तो सीएनजी भी नहीं चाहिए भाई, अब सीएनजी इस्तेमाल नहीं होगी नए साल से, ये 1 सितंबर से अब सीएनजी वाला ऑटो नहीं चलेगा। आप ऑटो वाले की समस्या समझिए, इतना बड़ा टॉर्चर ऑटो वाले के साथ दिल्ली में होता है। पहले ऑटो चलता था डीजल से, बोले भाई अब सीएनजी से चलेगा, ठीक है साहब। अब वो ऑटो का रंग हरा होगा, पहले काला पीला होता था, फिर अब हरा होगा। सारी योजनाएं उन्हीं के सर पे डाल देते हैं। वो 10 साल ढंग से, 15 साल बेचारे गाड़ी चला पाते हैं, 10 साल भी नहीं, 8 साल भी नहीं। अचानक उनके सर पे कोई ना कोई, अब डिजिटल मीटर होगा, अब फिटनेस का ये होगा, एक सिस्टम बन गया उनके खिलाफ। अब वो ईवी वाला लेके आएंगे। तो क्यों लेके आ रहे हो, निश्चित तौर पे आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है जानने वाली, सरकार प्रदूषण दूर करना चाहती है। तो अब हम समझते हैं कि प्रदूषण दूर होगा, तो हम इसमें डिग डीप करते हैं। यानी जो ईवी की बिजली है या तो वो क्लीन सोर्सेस से आए, सोलर एनर्जी से आए तो प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन दिल्ली में जल विद्युत आ जाए तब भी प्रदूषण कम होगा। लेकिन दिल्ली की सप्लाई कहाँ से आ रही है इसको एक बार समझ लेते हैं। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि हमारी बिजली कहाँ से आती है। जो दिल्ली बिजली खरीदती है वो कहाँ से खरीदती है। तो दिल्ली जो खरीदती है उसके जो मुख्य स्रोत हैं उसकी मैं बात करता हूँ। एनटीपीसी दादरी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नाम से ही पता है कोयले से और गैस से यहाँ बिजली बनती है। एनटीपीसी झज्जर अरावली हरियाणा, वहाँ से कोयले से बिजली बनती है, वो बिजली खरीदती है दिल्ली। उत्तर प्रदेश में ऊंचाहार पावर स्टेशन से बिजली आती है जो कोयले से चलता है। सिंगरौली कोयले से चलता है और ये उत्तर प्रदेश वाला सिंगरौली है। रिहाद उत्तर प्रदेश का कोयले से चलता है। कहालगांव बिहार का कोयले से चलता है। कोटा, नाथपा जाकड़ी, टिहरी जैसे कुछ जल विद्युत संयंत्रों से बिजली आती है लेकिन ना के बराबर आती है। और बवाना में और दिल्ली में एक और प्रगति, ये 2 जगह पे गैस स्टेशन लगे हुए हैं। प्रगति मतलब ये रिंग रोड पे है। और कुल मिला के ज़्यादातर एनर्जी इन्हीं सोर्सेज से आती है। और एक अगर आप कहें तो एक 84 मेगा पार्ट आती है केवल वहाँ से वेस्ट टू एनर्जी, लेकिन उसमें भी कूड़ा जला के बिजली जलती है, कूड़ा जला के बनती है तो उसमें भी धुआं होता है। यानी जितनी जगह से आप बिजली ले रहे हो सब जगह से बिजली, कोयला जलाया जाएगा और कोयला धुआं छोड़ेगा। तो भाई साहब आपने वहाँ पे कोयला जलाया और यहाँ पे बिजली बचाई, बिजली बचाई नहीं मतलब यहाँ पर बिजली इस्तेमाल की। तो जो पेट्रोल कोयले के मुकाबले बेहतर क्लीन ईंधन है, जिसके अंदर बहुत सारे अपने कैटालिटिक कन्वर्टर से लेके तमाम चीज़ें लगाई हुई हैं जो बाहर कम से कम E6 E7 पॉल्यूशन कंट्रोल करके कम से कम गंदगी छोड़ रहा है, उसको बंद करके आप कोयले से बिजली बना रहे हो, जिसको कि आप लोगों से कह रहे हो कि भाई हम ईवी से चला रहे हैं। तो अब हिसाब लगाते हैं कि अगर पेट्रोल कार 15 किलोमीटर का माइलेज देती है और सालाना चलती है 12,000 किलोमीटर, हम ये सीधा सीधा हिसाब लगा रहे हैं उस प्रदूषण का जो गाड़ी से बंद होके और बिजली घर से शुरू होने वाला है। तो 12,000 किलोमीटर चलती है यानी लगभग 1.8 से 2 टन CO2 हर साल वो निकालती है। 2 टन मोटा मोटा CO2 जो पेट्रोल की गाड़ी है
वो 15 किलोमीटर का एवरेज देने वाली निकालती है साल में। ईवी से भी अगर आप इतना ही चलें, 12,000 किलोमीटर साल में चलें, तो उसको चाहिए 1800 किलोवाट प्रति घंटा के हिसाब से ईवी बिजली। यानी बिजली अगर कोयले से बनी है और वो उत्सर्जित करता है तो वो करीब करीब जो है वो कुल मिला के मोटा हिसाब छोड़ो, पेट्रोल कार लगभग 2 टन अगर छोड़ रही है तो ईवी बिजली घर से 1.6 टन छोड़ रही है। लेकिन 1.6 टन बिजली घर पे है। बिजली घर से शहर में आने पर होने वाले ट्रांसमिशन लॉसेस इसमें शामिल नहीं हैं। चार्जिंग सिस्टम के अंदर जो हीट और दूसरी चीज़ों से लॉसेस होते हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। और अगर थर्मल पावर स्टेशन कम एफिशिएंट है, पुराना है, पुराने ज़माने का है, तो आपको एक दहले की भी पॉल्यूशन की बचत नहीं होगी। इसके अलावा जो ईवी आपको पॉल्यूशन दे रही है उसका हिसाब तो लगाया ही नहीं आपने, क्योंकि दिल्ली में PM 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजिक जैसे तत्व तो थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन ये तुलना हम डीजल और पेट्रोल से कर रहे हैं सर। हमने अभी CNG से तुलना की होती, क्योंकि ये CNG को ही मार रहे हैं, तो ये फ़र्क इतना आता कि पॉल्यूशन बढ़ेगा धरती पे। अब बात ये है कि जिन जगहों से आप बिजली इंपोर्ट कर रहे हैं, जिन शहरों से आप, जिन राज्यों से आप बिजली इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आप पॉल्यूशन बढ़ाने जा रहे हैं। क्या वहाँ आदमी नहीं रहते हैं? क्या उन राज्यों के थर्मल पावर स्टेशन के इलाके के लोग इस बात का विरोध नहीं करेंगे कि दिल्ली का प्रदूषण हमारे माथे पे मार दिया गया? राज्य सरकारें मान लिया कि बीजेपी की हैं तो थोड़ा सा लिहाज कर लेंगे, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? कुल मिला के ये सारी सिचुएशन बहुत खतरनाक इंडिकेशन दे रही है। अभी इसमें मैंने बहुत सारे ईवी के पॉल्यूशन शामिल नहीं किए हैं, जैसे कि आपकी जो ईवी है उसको 4 से 5 साल में एक बैटरी बदलनी पड़ेगी। बैटरी को दफन करना या उसको डिसमेंटल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। जो लिथियम लाके आप ज़मीन के अंदर डालेंगे बैटरी से निकाल के, वो ज़मीन को प्रदूषित करेगी। उसको लंबे समय तक ज़मीन के अंदर रखने पे बहुत सारी समस्याएं पर्यावरण की हो सकती हैं। इस पे एक अलग से वीडियो बन सकता है और अलग अलग समय पे अलग अलग विद्वानों की इस पर राय आई है। कुल मिला के जो पॉलिसी आप बना रहे हो दिल्ली में, जिसको आपने एक महान पॉलिसी कह के पेश किया है, उससे प्रदूषण खत्म हो रहा है, ज़ीरो। समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि ये जो गाड़ा जाएगा ईवी का कचरा, ये तो दिल्ली में गलेगा। अगर यमुना के किनारे किनारे गड़ा तो पानी में जाएगा, कहीं और गाड़ा तो ग्राउंड वाटर में जाएगा धीरे धीरे करके बरसात के साथ में, और वो दिल्ली की सेहत के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कुल मिला के एक शॉर्ट साइटेड पॉलिसी जिसमें कुछ नहीं सोचा गया, ना बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा गया, ना प्रदूषण के बारे में गंभीरता से सोचा गया। सिर्फ एक बढ़िया सा पोस्टर सोचा गया जिसमें एक मोदी जी की फ़ोटो होगी, एक रेखा गुप्ता की फ़ोटो होगी, और दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी, उसने ये कमाल कर दिया, वो कमाल कर दिया। भक्त बोलेंगे आप पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाते हो? हम कहेंगे भैया कि आप जानना क्या चाहते हो? जो हम बता रहे हैं वो जानना चाहते हो, या वो जो ढोल मजीरे चल रहे हैं पोस्टर पे वो देखना चाहते हो? और अगर आप चाहते हो कि ये जानकारियाँ, क्योंकि वहाँ तो हज़ारों करोड़ के बजट हैं, तो ये जानकारियाँ अगर आप चाहते हो कि आपको मिले, लोगों को मिले, लोगों को एक ऐसा पहलू पता चले जिसको सरकार नहीं चाहती लोगों को पता चले, शेयर करें वीडियो को। नमस्कार, जय हिंद।